अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है माइटोसिस। आज हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं स्टडी करेंगे, आधा आधा करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इवन कि मैं आज आपको माइटोसिस भी कंप्लीट इसका फेजेस अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही, आधे आधे करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। माइटोसिस असल में क्या चीज़ है? 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया था कि जब सेल डिवाइड करता है ना तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस अकर होती हैं और वो स्टेप वाइज चेंजेस अकर होती हैं। उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस अकर हो रही होती हैं। उसने इसको नाम दे दिया कि ये माइटोसिस हो रही है, ठीक है। अब माइटोसिस हमारे पास ऐसी सेल डिवीजन होती है कि जिसमें सेल क्या करता है, डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स बनाता है। एक हमारे पास सेल है, ठीक है, उसने डिवाइड होना है और 2 सेल्स उसने बना देने हैं। नाम वैसे ही उसको दे दिया हुआ कि ये डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि जो 2 डॉटर सेल्स बनाएगा ना, उन दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जिस तरह के पेरेंट सेल में थे। अब इधर आपने पहली बात तो इधर ये नहीं सोचना कि पेरेंट सेल है तो जी पेरेंट्स से आ रहे ऑफस्प्रिंग में सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात जस्ट उन्होंने की हुई है, उसको नाम दिया हुआ ये पेरेंट सेल है। जैसे कोई सेल, सपोज एक सेल है, उसने डिवाइड होना है, 2 सेल बनाने हैं, उसने सिंपल जो है वो जो मेन सेल है उसको नाम दे दिया ये पेरेंट सेल है, ठीक है। हमारे अंदर भी सपोज के कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो वो पहले हमारा क्या है, पेरेंट सेल अंदर डिवाइड होगा, डॉटर सेल्स हमारे अंदर बन गए हैं। इस तरह ये रेगुलर बेसिस में हमारे बहुत ज़्यादा सेल्स रिप्रोड्यूस करते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जिस सेल के अंदर हर सेल के अंदर मैंने आपको बताया था ना हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं और पेयर्स की फॉर्म में देखें तो 23 पेयर्स हैं। अब ये जो आगे फर्दर 2 सेल्स बनाएगा उसमें भी दोनों सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक पेरेंट सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, चलो एक सेल के अंदर 23 कर दें, एक सेल के अंदर 23 कर देंगे जी, आगे 2 डिवाइड हो रहे हैं ना तो 23 कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। उसने जो सेल आगे 2 प्रोड्यूस करने हैं, हर एक के अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे और उतने ही बनेंगे। माइटोसिस जो होती है ना सिर्फ यूकैरियोट्स में अकर होती है, प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का तो आपको आइडिया है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में सिर्फ माइटोसिस होनी होती है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिमिलर प्रोसेस होता है, माइटोसिस की तरह का होता है, उसको हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर माइटोसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं होनी होती, बननी नहीं होते, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। इसी वजह से उसके अंदर ये प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं ये हम लोग आगे अभी देखते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि हम यूकैरियोट्स हैं, तो इसके अंदर जो है वो सोमैटिक सेल्स माइटोसिस करते हैं। अच्छा, हमारी अगर यूकैरियोट्स में देखें ना तो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं जर्म लाइन सेल्स। ये आप बेशक MCQ के लिए भी याद कर लें, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जो है वो बेसिक है, तो आप ये याद कर लें कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं और ये क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ना, जर्म लाइन सेल्स, वो क्या करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो उन्होंने कौन सा प्रोसेस करना होता है, उन्होंने मियोसिस करनी होती है, ठीक है। वो जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं ना वो होते हैं असल में
एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ना, वो जर्म लाइन सेल्स वो असल में मियोसिस करते हैं और इस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। लेकिन सोमेटिक सेल्स में जो माइटोसिस होती है, ये तो कोई भी सेल कर लेता है। ये तो हमारी भी बॉडी के अंदर अभी भी कई सेल्स माइटोसिस कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम तो इंडिविजुअल बन चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर माइटोसिस चल रही है, हमारे सेल्स रिप्रोड्यूस कर ही जा रहे हैं और माइटोसिस होती है। तो सोमेटिक सेल्स क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। जर्मलाइन सेल्स क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं। मियोसिस भी हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब माइटोसिस के अगर फेजेस की बात करें तो पहले माइटोसिस देखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस होता है और हाईली रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड का मतलब ये है कि ये बिल्कुल कंट्रोल्ड वे के अंदर ये पूरा प्रोसीजर जो है ना अकर होता है। और एक तो ये कि बहुत ही ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब माइटोसिस के हमारे पास दो फेजेस आते हैं। एक होता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में ये होना होता है कि जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस में होती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। आज हम लोग सिर्फ कैरियोकाइनेसिस स्टडी करेंगे और वो भी मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रही। इसके भी हम लोग देखते हैं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में फर्दर 4 फेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस में। सबसे पहले होता है हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको प्रोफेज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बाकी के फेजेस पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोफेज थोड़ा सा लेंथी है और प्रोफेज में असल में कंसेप्ट आपने समझना है कि किस तरह से सेल जो है वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह सेल ने अपनी डिवीजन स्टार्ट करनी है। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आप ये इसमें कंसेप्ट आपने क्लियर करना है, ठीक है। जब तक आपको कंपोनेंट्स की समझ नहीं आएगी आपको ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लिटरली जो स्टूडेंट्स ये वाले चैप्टर को ना, वो कहते हैं कि ये सबसे पूरी बुक में सबसे फजूल चैप्टर इसको समझते हैं। हालांकि बात ये होती है कि उनको इस चैप्टर की समझ ही नहीं आती, इसी वजह से उनको फजूल लगता है। और सबसे इजी चैप्टर है ये वाला, इसलिए अब आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। हमारे पास पहला फेज आता है कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज आता है, ठीक है। पहली बात तो याद रखनी है आपने। अब प्रोफेज में क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारे सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, अब हमारे अंदर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होता है ना, प्रोकैरियोट्स में भी होता है जेनेटिक मटेरियल, बस उनका फ्लॉट कर रहा होता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये तो आपको पता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए, आरएनए, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ था? हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो नॉर्मली क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह प्रेजेंट होता है, यानी कि थ्रेड की तरह उनके कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। थ्रेड का तो आपको पता है ना, तो उसकी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो असल में उस तरह से हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। ये जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना थ्रेड की तरह, ये क्या है? क्रोमेटिन है। ये जेनेटिक मटेरियल जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है ये क्या है? क्रोमेटिन है। थ्रेड वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमेटिन कह रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है ना वो क्या करता है, फिर कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी सुकड़ता है। वो इस तरह से कंडेंस होता है कि वो उसने क्रोमोसोम्स पूरे बना देने हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्रोमोसोम बना के दिखाए थे ना, वो तो सिंपल मैंने डायग्राम बना के दिखाई थी। असल में क्या होता है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसने कंडेंस होना होता है। ये इतना कंडेंस हो जाता है कि पूरा एक क्रोमोसोम बन जाता है। अब हम लोगों ने एस फेज में ऑलरेडी हमने देखा कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन तो हो जाती है। एस फेज में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमेयर, जिसके साथ वो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हुए होते हैं, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है।
अच्छा, अब ये जो सेंट्रोमेयर होता है ना, इसके साथ एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिधर से स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच हुआ होना होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। ये सारे जो कंपोनेंट्स है ना, ये आपने मिक्स नहीं करने। ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है ताकि आपको स्टेप वाइज सारी चीजें समझ आ जाएं, ठीक है। यहाँ डायग्राम में आप देखें, ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है, क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन ने क्या किया, ये कंडेंस होना शुरू हो गया है, ठीक है। इतना कंडेंस हुआ कि पूरा एक क्रोमोसोम बन गया। इसके अंदर हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो एस फेज में ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके हुए हैं। सेंटर में हमारे पास क्या है, सेंट्रोमेयर है। उसके साथ एक और प्रोटीन अटैच है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना होता है, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। अब अभी तक आपको ये सारी समझ आ गई। अब आगे क्या होना है, अब आपको पता है कि जब हम लोगों ने ऑर्गेनेलीज चैप्टर नंबर 4 में स्टडी की थी, हम लोगों ने एक सेंट्रोसोम भी स्टडी किया था कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कुछ सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रोसोम अगर रिकॉल करें, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि उसमें 2 सेंट्रियोल्स को का कम्बिनेशन हम लोगों ने कहा था कि सेंट्रोसोम होता है। और सेंट्रियोल्स हम लोगों ने देखा था कि एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में नहीं होते। हम लोगों ने उस वक्त ये स्टडी किया था, मैंने आपको डायग्राम्स भी बना के दिखाई थी, ठीक है। तो अगर आपको मतलब रिकॉल करना है तो आप वहाँ पे उस लेक्चर में जाके कर सकते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियर एनवेलप के साथ सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट है, उन्होंने भी आगे डुप्लीकेट होना है, ठीक है। वो पहले डुप्लीकेट होते हैं, क्या बनाएंगे, डॉटर सेंट्रोसोम्स बनाएंगे। जब ये डॉटर सेंट्रोसोम्स बन जाएंगे तो क्या होगा, सेल के दोनों कोनों में ये चले जाएंगे, किनारों में चले जाएंगे, ठीक है। पहले क्या हुआ, सेंट्रोसोम है वो डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट होने के बाद सेल के किनारों में चले गए, ठीक है, सिंपल। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने माइक्रोट्यूबल्स बनानी है। किस तरह माइक्रोट्यूबल्स बनानी है, इन्होंने ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन करना है जो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है ना, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, उनके साथ ये ज्वाइन करेंगे और माइक्रोट्यूबल्स बनाएंगे। अभी तक क्या हुआ, अभी तक ये हुआ है कि सेंट्रोसोम है वो डुप्लीकेट किया, सेल के अंदर वो दोनों किनारों में चले गए हैं। अब सेल में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होती हैं उसके साथ ये कंबाइन करेंगे, माइक्रोट्यूबल्स बना देंगे। इसको हम लोग अब क्या कहेंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। और स्पिंडल फाइबर्स का जो कंप्लीट सेट अगर हम लोगों ने कहना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइटोटिक स्पिंडल कहेंगे। अब प्रोफेस में क्या होना है, प्रोफेस में ये होना है, सबसे पहले तो ये होना है कि जो न्यूक्लियस हमारे पास अंदर प्रेजेंट है ना, उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होती है। और उसको हम लोग जब न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे थे, हम लोगों ने न्यूक्लियोलस भी देखा था, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में भी देखा था, सारे कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए थे, रिकॉल कर लें आप, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने टूटना है, डिग्रेड करना है। ये जब टूट जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, वो अंदर आ जाएंगे। अब आपको स्पिंडल फाइबर्स का तो पता लग गया है ना, सेंट्रोसोम्स ने स्पिंडल फाइबर्स बनानी होती है, किस तरह बनानी है, ट्यूबुलेंट प्रोटीन के साथ बाइंड करके। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस क्या हुआ, टूट गया, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगी, दरमियान में आ जाएंगे। अब वो प्लांट से, अगर प्लांट सेल्स की बात करें, प्लांट सेल्स में प्रोफेस किस तरह से होता है, प्लांट सेल्स में इस तरह से होता है, उनके अंदर तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होती, तो वो स्पिंडल फाइबर्स किस तरह से बनाते हैं, वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स की एग्रीगेशन करते हैं। यानी कि वो जो भी उनके साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स तो प्रेजेंट होती है ना, उनको सबको इकट्ठा कर देते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, ठीक है। तो जो वैक्यूलेटर प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें क्या होना होता है कि न्यूक्लियस क्या करता है, दरमियान में जाता है प्रोफेज से पहले, फिर उसके बाद इसमें फर्दर प्रोफेज होना होता है, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है ना दरमियान में। तो इसमें ये होता है कि प्रोफेज से पहले न्यूक्लियस दरमियान में जाता है, तो फिर उसके बाद इसमें जो है वो प्रोफेज का साइकिल स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखें,
पहली डायग्राम है जिसमें ये हमारे पास है G2 ऑफ इंटरफेस। हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जब ये सेल साइकिल स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो फेजेस हैं, एक हमारे पास है इंटरफेस, एक हमारे पास है माइटोटिक फेज। ठीक है, अब इंटरफेस में हम लोगों ने 3 फेजेस देखे थे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G2 फेज में हम लोगों ने देखा था कि उसने प्रोटीन सारी बना देनी है जो कि आगे माइटोसिस में यूज होंगी। ठीक है, उधर सारी प्रेपरेशन सेल डिवीजन के लिहाज से हो गई हैं। अब आगे क्या होना है, G2 फेज इंटरफेस हमारे पास ये सेल है, उसके अंदर ये हमारे पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट है जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलके बना होता है, सेंट्रोसोम है। अंदर हमारे पास क्रोमेटिन है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके साथ हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, यहाँ पे अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप इर्द गिर्द मैंने बनाया हुआ है। अब सबसे पहले प्रोफेज में क्या होना है, प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप जो अंदर थी, न्यूक्लियोलस था सॉरी, वो क्या हुआ, डिग्रेड हो गया, और क्रोमेटिन क्या हुआ, ज़्यादा कंडेंस होना शुरू हो गया, इसमें ज़्यादा होना शुरू हो गया ना, और कंडेंस होना शुरू हो गया। और सेंट्रोसोम्स क्या हुए, इसमें डुप्लीकेट हो गए हैं और वो सेल के किनारों में जाना शुरू हो गए हैं, और स्पिंडल फाइबर्स उसने बनाना शुरू कर दी हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, क्रोमेटिन इधर कंडेंस होना शुरू हुआ, इधर क्या बन गए, क्रोमोसोम्स बन गए। क्रोमेटिन इतना कंडेंस हुआ कि यहाँ पे क्या हुए, क्रोमोसोम्स बन गए, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो यहाँ पे पहले सेंट्रोसोम के दरमियान में अटैच थी, वो अब सेल के साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होना है, फिर इसमें ये हुआ है कि अब इसमें तो न्यूक्लियर एनवेलप इर्द गिर्द प्रेजेंट थी, यहाँ पे आके न्यूक्लियर एनवेलप भी डिग्रेड हो गई है। पहले हमारे पास न्यूक्लियोलस डिग्रेड हुआ, अब न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या हुई है, डिग्रेड हो गई है। क्रोमोसोम सारे बाहर आ गए, सेंट्रोसोम्स किनारों में चले गए, और इन्होंने काइनेटोकोर से फिर जो स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगी वो इसके स्पिंडल फाइबर्स के साथ जाके अटैच कर देंगे, और हर एक स्पिंडल फाइबर के साथ एक क्रोमोसोम अटैच होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक यहाँ से आ रही है स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच होगी और यहाँ पे जाएगी, इसी तरह हर एक क्रोमोसोम के साथ एक एक स्पिंडल फाइबर अटैच होगी। और कुछ यहाँ पे और स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे बनी हुई है जो सेंटर में आके टूट गई हैं, इनको कहते हैं नॉन काइनेटोकोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास था पूरा प्रोफेज। आज हम लोगों ने सिर्फ प्रोफेज स्टडी किया है। ठीक है, ताकि मैंने आपको बताना था कि किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है और कितने कंपोनेंट्स है, किस तरह से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो आपको प्रोफेज की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बुक के साथ थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। आज हम लोगों ने ये माइटोसिस स्टार्ट की है। ठीक है, और हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि ये किसने डिस्कवर किया, ये वाल्टर फ्लेमिंग ने की है। और उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा है माइटोसिस असल में कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवीजन होनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये माइटोसिस की जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क करें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस देखा है, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से हमारे पास फेसेस हैं। 2 तरह के सेल्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं, एक हमारे पास सोमेटिक सेल्स हैं जिसने माइटोसिस करनी होती है, एक हमारे पास जर्मलाइन सेल्स है जिसने क्या करना होती है, मियोसिस करनी होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस आता होता है और एमसीक्यूज भी आते हैं। प्रोफेज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोमेयर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रियोल्स क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स किस तरह से बनते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज है। माइटोटिक स्पिंडल कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद प्रोफेज में होना क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रोसेस आता है कि प्लांट सेल्स में किस तरह से प्रोफेज होती है, तो वो ये आपको ये सारा ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क कर लें। ठीक है, आज हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा है, ओवरव्यू ही की है सिर्फ प्रोफेज का। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर हम लोग आगे ये फर्दर फेजेस हम लोग पढ़ेंगे, और मैंने ये आपको ये डायग्राम से सिर्फ प्रोफेज की डायग्राम्स पढ़ा दी हैं।
फिर आगे के फेजेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और साथ लिंक दिया हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पर विजिट करें और चीज़ें बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।